हेलो एवरीवन। कल हमने बात करी थी कि किसी मॉलिक्यूल के पास कितने तरह की एनर्जीज हो सकती हैं और बहुत बेसिक सा एक्सप्लेनेशन देखा था कि मॉलिक्यूल्स कितने तरह की अलग अलग एनर्जी पॉजेस कर सकता है और उन एनर्जीज़ का ओरिजिन क्या है। लास्ट हम ये बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं होती है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम जनरेशन में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यूज़ नहीं करी जाती और सिर्फ रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का ही हम यूज़ देखेंगे और इनके वजह से बनने वाले डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स को डिफरेंट स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे। तो अगर हम इन तीन एनर्जीज़ को ही अकाउंट में लें तो किसी भी मॉलिक्यूल के पास बेसिकली जो ओवरऑल एनर्जी होगी वो इन तीन एनर्जीज़ का सम होगी। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ द सम ऑफ रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और इस एक्सप्रेशन को वेव नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए कल वाले मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम एनर्जी को एच सी से डिवाइड करेंगे, जिसके बाद ये एक्सप्रेशन वेव नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आइडिया आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जब हम अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे तो एक कॉमन अप्रॉक्सीमेशन भी बहुत जगह यूज़ होती है और उसे बोलते हैं बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। अब बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन क्या है? बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन सिंपली ये कहती है कि जो तीनों एनर्जी मॉलिक्यूल के पास एग्जिस्ट कर रही हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब रोटेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, उनका एक दूसरे में कोई लिंक नहीं है। रोटेशनल मोशन वाइब्रेशनल को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक को इफ़ेक्ट नहीं करेगा एंड सो ऑन। तो कोई भी एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे और रोटेशनल एनर्जी जो एग्जिस्ट करेगी वो वाइब्रेशनल मोशन से इफ़ेक्ट नहीं हो सकती है। और इसी आइडिया को क्या बोला जाता है? बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन कि तीनों एनर्जीज़ जो हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। हालांकि ये अप्रॉक्सीमेशन कहीं कहीं पर यूज़ हमेशा वैलिड नहीं होगी और कहीं कहीं पर ही यूज़ करी जाएगी, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रिफाइंड या बहुत प्रिसीजन रिजल्ट्स नहीं चाहिए। हम आगे ये भी देखेंगे कि कई जगहों पर या कई प्रॉब्लम्स में बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन लगाकर जो आंसर निकाले जाते हैं या जो थ्योरी डिराइव करी जाती है वो एक्चुअल प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करती है और हमें ये मानना पड़ता है कि जो तीनों चीज़ें हैं या जो एनर्जीज़ हैं वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं और इंडिपेंडेंट नहीं रहती। सो बेसिकली बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन जो है वो सिर्फ इतना ही कहती है कि सारी एनर्जीज़ एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं और जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको पढ़ेंगे तो हम यही सिंपलर केसेस में मानकर चलेंगे कि सारी एनर्जीज़ एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल का जो रोटेशनल मोशन है वो किस तरीके का स्पेक्ट्रम क्रिएट करेगा और उस स्पेक्ट्रम को क्यों क्रिएट करेगा। इसमें हम बेसिकली डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ही बात करेंगे और ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल के पास क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसकी वजह से वो स्पेक्ट्रम क्रिएट कर सके। जिसका सीधा सीधा मतलब है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रोटेशनल या रोटेटिंग मॉलिक्यूल कब एक्सटर्नल रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है और उस इंटरैक्शन की वजह से
वो किस टाइप का स्पेक्ट्रम जनरेट करेगा।